नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और एक्सरसाइज से कैसे आप अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो एक्सरसाइज करते समय आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो भी आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हम पानी की टंकी का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर उसी तरह से होता है जैसे पानी की टंकी में जब हम पानी भरते हैं तो जो पाइप में पानी का प्रेशर जनरेट होता है उसी तरह से हमारी नसों में ब्लड का प्रेशर जनरेट होता है। जैसे बोरवेल में से पानी को अगर हमें ऊपर चढ़ाना हो तो हम मोटर चालू करते हैं, तो उसकी वजह से पाइप में कुछ ना कुछ प्रेशर जमा होता है, तो उसकी वजह से जो पानी है वो टंकी तक पहुंचता है। सेम हमारी नसों में भी जब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है तो उसका नसों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, उसको हम आम भाषा में ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी में ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब ब्लड आपके हार्ट पे से बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ जाता है तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब कि हार्ट जब पंप करता है और खून को अलग अलग जगह पे पहुंचाता है तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि वो खून फिर से जब हार्ट की तरफ वापस आता है तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट है वो सक्शन करता है, उस खून को वापस खींचता है, तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 120/80, मतलब कि 120/80। अब ये दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ जाए या दोनों बढ़ जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। मतलब कि जिसको आम भाषा में हम हाई बीपी बोलते हैं वो बोला जाता है। और ये दोनों में से कोई एक चीज कम हो जाए या दोनों कम हो जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन का नाम देते हैं। यहाँ आम भाषा में उसको लो ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती कैसे है। हालांकि इतने सारे रिसर्च होने के बाद भी एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमें पता नहीं चला है कि इस वजह से हमें ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी में कि उसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो है वो हो रही है। तो इनमें से सबसे पहला होता है न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म। मतलब कि हमारे दिमाग का सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो होता है, जो कि हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो ओवर एक्टिव होता है। और इसी के साथ साथ ये जो न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म होता है वो हमारी ब्रीथिंग और बॉडी पे आने वाली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे ट्रिगर करता है। तो उसके कारण इन लोगों में ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की दिक्कत देखी जाती है। अब यहाँ पे दूसरा रीजन जो हो सकता है वो है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम या फिर आपकी हार्मोनल सिस्टम। अब देखिए, किसी किसी की बॉडी में कैटेकोलामिन्स का लेवल ज्यादा होता है। मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो हमारी हार्ट बीट बढ़ाते हैं, हमारी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसकी वजह से भी ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो पाई जाती है। दोस्तों, तीसरा रीजन होता है एंडोथेलियल या फिर वेस्कुलर मैकेनिज्म। अब दोस्तों, हमारी जो नसें है वो इस तरह से बनी है कि जरूरत पड़ने पे वो फैल भी सकती है और उसका जो साइज है वो कम भी हो सकता है। अब देखिए, ये एंडोथेलियल या वेस्कुलर सिस्टम में अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा कि देखिए, ब्लड फ्लो तो ज्यादा होगा लेकिन जरूरत पड़ने पे आपकी जो नसें है वो फैल नहीं पाएगी, उसका साइज बढ़ेगा नहीं। तो ये नसों का साइज छोटा होने की वजह से वो फैल नहीं पाती, उस वजह से भी उसके अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो आ रहा है वो ज्यादा है और उसको जो जगह मिल रही है निकलने के लिए वो कम है। तो ये तीसरा रीजन हो सकता है हाइपरटेंशन या हाई बीपी का होने का। दोस्तों, चौथा मैकेनिज्म हो सकता है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होने का, वो ये है कि आपकी जो रीनल मैकेनिज्म है, मतलब कि आपका जो किडनी है वो ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है। देखिए, किडनीज अगर ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी ठीक से तो किडनीज के अंदर सोडियम और कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ने लगेगी और इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों, ये चारों मैकेनिज्म्स जो है वो मॉडिफाइबल मैकेनिज्म है। मतलब कि इसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके। ऐसी बहुत सारी हेल्दी लाइफस्टाइल की जो आदतें हैं वो अपने अंदर डाल के हम ये मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब देखिए ये चारों मैकेनिज्म्स जो हमने डिस्कस किए उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो ये मैकेनिज्म्स है उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसमें से सबसे पहला होता है वो है क्रोनिक स्ट्रेस, मतलब कि ऐसा स्ट्रेस जो आपके दिमाग के ऊपर लंबे समय से है। तो इसके कारण भी ये आपको हाइपरटेंशन की बीमारी आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में से स्ट्रेस को कम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है वो यूज़ कीजिए, डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल कीजिए और अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको जितना हो उतना कम कीजिए। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर या ड्रिंकर हो, मतलब लंबे समय से अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तब भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी खाने पीने की आदतें सही नहीं है, आपकी सोने की आदतें सही नहीं है, टाइम से आप नींद पूरी नहीं करते हो, आप में ओबेसिटी है, आप ज़्यादा ओवरवेट हो, ये हर एक चीज़ें जो है वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ धकेल देती है। और साथ में अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है या आपको किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, तो आपको ये हाइपरटेंशन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हाइपरटेंशन होने का कारण है वो आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेटेड है, कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे, उसमें सुधार करोगे, तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है उनका जो हार्ट है वो ओवरवर्क करता है, क्योंकि उसको ब्लड भी ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो हार्ट कंटिन्यूअसली जब ओवरवर्क करता है तो वो अपने आप को कंपनसेट करता है। कंपनसेट कैसे करता है कि वो खुद की साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता है। जैसे मसल्स हाइपरट्रोफी होती है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल ट्रॉमा आता है तो मसल्स में हाइपरट्रोफी होती है, उसी तरह से जब हार्ट ज़्यादा वर्क करता है तो वो भी खुद को कंपनसेट करने के लिए अपना साइज बढ़ा लेता है। इसको मेडिकल टर्म में पैथोलॉजिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। लेकिन वो अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हार्ट की साइज बढ़ने से आपको आगे जाके स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं कि एक्सरसाइज कैसे आपको हेल्प कर सकती है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में। दोस्तों ओवर द टाइम बहुत सारी ऐसे स्टडीज हुई है जिसमें ये पाया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके हाइपरटेंशन की बीमारी को कम करने के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। दोस्तों जितने भी स्टडीज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, वहां से आप ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। और दोस्तों एक्सरसाइज ना सिर्फ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर आपको फिलहाल हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो फ्यूचर में भी ना हो वो भी आपके लिए इंश्योर करती है। देखिए एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीधा जिम में जाके वर्कआउट करो। देखिए आप सिर्फ वॉकिंग भी कर लोगे तो भी इनिशियली वो आपके बॉडी के लिए एक्सरसाइज ही है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो पूरे दिन में होनी चाहिए, जिससे कि आप ये अपने हाइपरटेंशन की जो दिक्कत है उसको कम कर सको। अगर नहीं है तो फ्यूचर में ना हो वो खुद के लिए इंश्योर कर सको। और दोस्तों जो एडवांस लेवल एथलीट्स है उनके लिए HIIT मतलब कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग काफी बेनिफिशियल साबित हुई है उनके हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, उनके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि वो एथलीट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन HIIT जो है वो एडवांस एथलीट्स के लिए ही है, कि उसका इस्तेमाल करके वो अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे कोई भी इंसान HIIT एक्सरसाइज है वो झेल नहीं पाएगा, और अगर खासकर किसी को ऑलरेडी हाइपरटेंशन की बीमारी है तो उनको तो HIIT बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताई वो एडवांस एथलीट्स के लिए है, कि कोई अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं तो अपने स्पोर्ट्स में अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सके, इसलिए वो HIIT जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट लेवल पे है उनके लिए एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो काफी यूजफुल हो सकती है, ये ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन की बीमारी कम करने के लिए। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि उन एक्सरसाइज में इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता है। जैसे कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो वॉकिंग में आपकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन आप 30-40 मिनट तक कंटिन्यू वो एक्टिविटी सस्टेन कर पाते हो। तो लंबे समय तक चलने वाली एक्टिविटी लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, ऐसी एक्सरसाइज को हम एरोबिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एरोबिक एक्सरसाइज में जो मेन आपका फ्यूल यूज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका फैट यूज होता है। हालांकि ये एरोबिक एनारोबिक क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ
कि एरोबिक एक्टिविटीज से आपकी जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो कम हो सकती है। तो ये जितनी भी एरोबिक एक्टिविटीज होती है उससे सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब होता है कि जब आप बैठे हो तो आपके हार्ट के धड़कने की जो स्पीड होती है, उसकी जो बीट्स होती है वो कम हो जाती है। तो ये सबसे पहला फायदा आपको मिलता है एरोबिक एक्टिविटीज का कि जब भी आप ऐसी एक्सरसाइज करते हो जिसकी इंटेंसिटी कम हो लेकिन ड्यूरेशन लंबा हो, तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है उसको कम कर देता है। तो जितने भी लोग अपने ब्लड प्रेशर की दिक्कत को कम करना चाहते हैं वो थोड़ा कार्डियो एक्टिविटी अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। और अगर जिम में नहीं जा रहे हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वॉकिंग ऐड कर दीजिए, आपको डेफिनेटली आपके हाइपरटेंशन की जो दिक्कत है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा फायदा होता है फिजिकल एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी या जो मैं एरोबिक एक्टिविटीज बोल रहा हूँ वो करने का, कि आपके जो वेस्कुलर मूवमेंट है वो बढ़ती है। मतलब कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि नसें अगर ठीक से फैल नहीं पाएगी, सिकुड़ नहीं पाएगी, तो भी आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। तो ये एक्सरसाइज करने की वजह से आपके नसों की फैलने और सिकुड़ने की जो स्पीड होती है वो अच्छी हो सकती है और उनको आदत लगने लगती है ये फैलने और सिकुड़ने की जो प्रोसेस है वो करने की। तो इसके कारण भी आपके हाइपरटेंशन में आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है। तीसरा फायदा जो होता है फिजिकल एक्टिविटी का या एक्सरसाइज का आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, वो है नियो कैपिलराइजेशन होना। नियो कैपिलराइजेशन का मतलब है कि आपके बॉडी में नई कैपिलरीज बनती है, मतलब कि बारीक बारीक नसें बनती है, तो उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो अच्छा हो सकता है आपके मसल्स तक। और ये होने की वजह से आपका जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो सकता है। क्योंकि देखिए जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आपके मसल्स को ज्यादा ब्लड चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही बॉडी जो है वो नई नसें बनाता है, जिसको हम नियो कैपिलराइजेशन का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। वो प्रोसेस बॉडी आपका करने लगता है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और उसी के साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी जब ऐड करते हो तो आपकी जो पुरानी नसें है जो यूज नहीं हो रही थी उसको भी बॉडी धीरे धीरे जगाने लगता है, क्योंकि अब बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। तो जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नसें है उसमें भी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। और दोस्तों जैसे ही आप एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करते हो अपने लाइफस्टाइल में, उसके कारण जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि आपके दिमाग का जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो होता है, जो कि आपके हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका भी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल जो इंसान का होता है उस तरफ जाने में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। और देखिए एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन है, योगा है, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स है, ये हर एक चीज़ों का आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी फायदा देखा गया है। जितने भी स्टडीज हुए हैं उन सब में, तो एक्सरसाइज के साथ साथ ये सब चीज़ें भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए तो आपका हाइपरटेंशन का जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। और एक्सरसाइज के साथ साथ ही जो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की बात करी थी वो सब ऐड करके आप अपने हाइपरटेंशन की बीमारी काफ़ी कम कर सकते हो। जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपकी जो खराब आदत है मतलब कि जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो ये सब चीज़ों को बंद करो। ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खा रहे हो, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो तो ये सब चीज़ें कम कर दो। इसकी वजह से भी आपका जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन है और आप वर्कआउट करना चाहते हो तो जो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको हाइपरटेंशन है तो जब भी आप वर्कआउट करते हो तो जितनी भी ओवरहेड मूवमेंट है, मतलब कि जो आपके सर के ऊपर हो रही है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो शोल्डर प्रेस मूवमेंट है, ये जब आप करते हो ऐसी जो भी मूवमेंट होती है उसको लाइट वेट के साथ करना है, उसमें ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके बॉडी के अपर पार्ट की तरफ होता है और इसकी वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जितनी भी ओवरहेड मूवमेंट्स है उसको लाइट वेट के साथ करना है अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो। दूसरा ध्यान जो आपको रखना है अगर आपको हाइपरटेंशन है और आप वर्कआउट कर रहे हो वो ये है कि एक्सरसाइज के 2 सेट के बीच में आपको जो रेस्ट टाइम है वो अच्छा खासा रखना है। मतलब कि एक सेट खत्म होते ही आपको तुरंत दूसरा सेट चालू नहीं करना है
हो सके तो 2 से 3 मिनट तक का रेस्ट लीजिए, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्मली यही बताते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो रेस्ट टाइम कम कीजिए। लेकिन जब स्पेशल पॉपुलेशन की बात आती है, मतलब जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, उनको अगर वर्कआउट करना होता है तो उनके जो 2 सेट होते हैं उसके बीच में रेस्ट टाइम जो है वो ज़्यादा रखना होता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज करते समय अपनी जो सांस है वो रोकनी नहीं है, ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें हम अपनी सांस रोक के जो पूरा सेट है वो खत्म करते हैं, या जो पूरा रिपीटेशन है वो खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेडलिफ्ट करते हैं तो डेडलिफ्ट में मोस्टली हम क्या करते हैं कि सांस रोक के रखते हैं ताकि हम जो अपना लिफ्ट है वो पूरा कर सके। पहले तो अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ऐसी कंपाउंड मूवमेंट जो ज़्यादा वेट के साथ हो रही हो उसको पहले तो अवॉइड कीजिए। अगर परफॉर्म कर रहे हो तो लाइट वेट के साथ कीजिए, लेकिन उसमें अपना जो ब्रीदिंग है उसको होल्ड मत कीजिए। आप कंटिन्यूअसली इनहेल और एक्सहेल करते रहिए, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा एक्सरसाइज करने के समय। देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद तो डेफिनेटली आपको जो ब्लड प्रेशर है उसमें फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने होते हैं एक्सरसाइज करने के समय, वो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मतलब कि आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन। देखिए, अगर आपको हाइपरटेंशन है उसको आप कम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत कार्डियो एक्टिविटी अपनी एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस बिल्कुल कीजिए। चाहे आप स्लो स्पीड पे वॉकिंग कर लीजिए, या फिर जो क्रॉस ट्रेनर होता है वो यूज़ कर लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट है नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो साइकिलिंग होता है वो कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप अगर अपने वर्कआउट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो हाइपरटेंशन का दिक्कत है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात कि हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो प्लीज़ थोड़ा सा कार्डियो अपने वर्कआउट में ज़रूर से ऐड कीजिए। देखिए, नहीं है तब भी कार्डियो करना ज़रूरी है, बट अगर आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है तो ये कार्डियो करना आपके लिए मस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो फ्यूचर में अच्छी हो सके। और वीडियो अंत करने से पहले मैं एक चीज़ जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि आपको हाइपरटेंशन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट कीजिए। जितना भी उन्होंने टाइम बताया है उस टाइम पे उनके पास जाके अपना चेकअप करवाइए। और अगर बीमारी नहीं है बॉडी में तब भी कोशिश कीजिए कि 6 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाइए, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी की इंटरनल हेल्थ ध्यान रख सको। देखिए, ये हाइपरटेंशन होना या डायबिटीज़ होना ये दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये दिक्कत तब बनती है कि आपके बॉडी में ये बीमारी आ चुकी है और आपको पता ही नहीं है। अगर आप सही समय पे अपने डॉक्टर का संपर्क कर लेते हैं तो ये बीमारी से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो, और ये बीमारी का जो फैटल रिजल्ट होता है उससे भी बच सकते हो। तो प्लीज़ रेगुलर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। ये वीडियोस में बताई गई जानकारी डेफिनेटली आपको यूज़फुल होगी, उससे आपकी हाइपरटेंशन की दिक्कत जो है वो कम भी होगी, लेकिन अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना वो भी ज़रूरी है। तो बस वीडियो को अंत करने से पहले ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।